तो आज का टॉपिक हमारा है नोवा। नोवा से मुतालिक ऐसे ही है कि जी, जी, जी सर। नोवा हाँ जी, बिल्कुल। नोवा नोवा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। क्या कहते हैं वो कि फल्कियाती जो वाक़यात हैं, उनमें नोवा की बड़ी अहमियत है। जैसे सुपरनोवा की है, जैसे हाइपरनोवा की है। वो अ, हर एक का अपना दर्जा है, किसी को भी कम नहीं किया जा सकता। वो क्या कह सकते हैं, अगर शाहरुख खान इस बात को कहें तो वो ऐसे ही कहेंगे कि माँ जी कहा करती थी कि कोई नोवा छोटा नहीं होता और हाइपरनोवा से बड़ा कोई नोवा नहीं होता। तो हाइपरनोवा सबसे बड़ा नोवा है और नोवा को हम कम अहमियत नहीं दे सकते। नोवा की भी अपनी जगह पे बहुत अहमियत है। आज हम स्पेसिफिकली जो बात करेंगे वो हमने पहले अनाउंस भी की हुई है। कोरोना बॉलेस जो हमारा कॉन्स्टलेशन है, एक बहुत छोटा सारा कॉन्स्टलेशन है, इसमें होने वाला एक नोवा है। नोवा को किस चीज़ को कहते हैं ये मैं आगे चल के अभी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बट इस चीज़ को ज़रा पहले बता दें कि ये है किधर। मदीहा, कुछ आपको आइडिया है कि ये किस जगह पे वाक़या है? आसमान में अगर हमने इसको देखना हो तो कहाँ देख सकते हैं? की ऐप है, स्टार वॉक 2 ऐप है। ये ऐप आपको हेल्प करते हैं कि आप कॉन्स्टलेशन को जो है आसमान पे कर सकें। तो आप वहाँ देखें, तो ऐप पे जाएँगे आपको इज़िली वो कॉन्स्टलेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐप अवेलेबल नहीं है, तो आप आसमान में कॉन्स्टलेशन है 2, एक बूटीज़ है, दूसरा है हरक्यूलस कॉन्स्टलेशन। बूटीज़ का हुँ। सबसे रोशन तरीके से तारा आर्कटूरस जो हमें दिखता है आजकल, वो मगरिब की तरफ जल्दी गुरूब होने लगा है। और हरक्यूलस भी बड़ा मध्यम सा कॉन्स्टलेशन है। इनके दरमियान कोरोना बोरेलिस पाया जाता है कॉन्स्टलेशन। ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म का एक कर्व सा बना हुआ है, एक क्राउन शेप का ये बना हुआ है। आप इसको आराम से स्पॉट कर सकते हैं आसमान में। उसी कॉन्स्टलेशन के आसपास ये नोवा होने वाला है और हम इसको सितंबर में ये ऑब्जर्व भी बड़ा अच्छा, मुझे एक चीज़ की आवाज़ ज़रा क्लियर नहीं आ सकी थी। ये बताइए कि इसको आम आँख से देख सकते हैं क्या हम? आपका क्या ख़्याल है? कोरोना बोरेलिस को आम आँख से देखा जा सकता है। मैंने भी देखा है, कराची के स्कूलों पे देखा है इसको। लेकिन जो आपकी जहाँ से बात शुरू हुई थी वो बिल्कुल ऐसे ही है कि ये एक सेमी सर्कल है और ये हार्कुलिस और बुटीस के दरमियान में ये दो कॉन्स्टलेशन, मेन बड़े कॉन्स्टलेशन तो यही हैं। क्योंकि कोरोना बॉलिस जो कॉन्स्टलेशन है ये बहुत छोटा है, इसको इतना ज्यादा जाना नहीं जाता, तो ये अभी ज्यादा मशहूर इस वजह से हो गया कि यहाँ पे ये नोवा होना है। वरना ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था, ये बहुत सारे छोटे कॉन्स्टलेशन में से एक है। तो ये उन दोनों के दरमियान में वाक़ है। नॉर्थर्न जोन सी हमारी साइड है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इसमें आपको ये कॉन्स्टलेशन मिल जाता है। बट बात ये है कि मशहूर क्यों हुआ, नोवा क्या है? नोवा से मुतालिक बुनियादी तौर पे हमें जो चीज़ें जान लेने की ज़रूरत है वो ये है कि हर सितारे की उम्र है एक। अपना सितारा उम्र पूरी करने के बाद मर जाता है, जैसे इंसान मर जाते हैं। एक दिन वो भी मर जाता है लेकिन बड़े बुरे तरीके से, मतलब फट के मर जाता है। तो मतलब है कि बहुत मजे का नहीं है, मुश्किल काम है, फट फट के मारे हैं। तो वो भी पड़ता है। तो जो कोरोना बॉल टी कोरोना बॉलर्स बेसिकली ये दो सितारों का एक बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम कहते हैं जब दो सितारे एक दूसरे के गिर्द घूम रहे होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं। तो ये बाइनरी सिस्टम था एक हमारे सूरज जैसे ही दो सितारों का। और इनमें से एक तो जो है वो रेड जाइंट बनने के बाद व्हाइट डॉर्फ की हालत में आ चुका है और दूसरा अभी तक रेड जाइंट है। रेड जाइंट क्या होता है? जैसे हमारा सूरज है, इस तरह से बहुत सारे और सितारे हैं, हर सितारा ही एक सूरज है। तो हम हमारे सूरज के लेवल का, हमारे सूरज की जिसामत का या उसके मास का जितना एक जो सितारा होता है, उसकी जब उम्र इख्तिताम को पहुंचती है तो वो मरने से पहले एक मर्तबा फूल जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जब मरते क्यों हैं? मरते इस वजह से हैं क्योंकि उनका जो ईंधन है, जो उनका जो वो खुराक लेते हैं, जो वो हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील करते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। और जब वो ख़त्म हो जाती है तो उनकी कोर में हैवी एलिमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आयरन वगैरह। तो वो हीलियम को ही खा रहे होते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे वो आयरन, वो जो उनकी कोर है उसमें वो उनके पास मादा वो मौजूद नहीं रहता और वो फिर फट जाती है। जब वो तो वो
फैल जाती हैं। और वो जब फैल जाते हैं, जब हमारे सूरज जितना एक सितारा होगा वो जब फैलेगा, तो जैसे कि हमारे सूरज के करीब तरीन एक सैयारा है मरकरी और फिर वीनस, इन दोनों को तो यकीनी तौर पे वो अपने अंदर ले लेगा, इंगल्फ कर लेगा। लेकिन मुमकिन है कि वो जमीन और मार्स को भी अपने अंदर ले ले, लेकिन ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। अगर तो उसने हमें ना भी खा लिया, हमें छोड़ भी दिया, तो भी हमारा बचना मुमकिन नहीं है। कि अगर ऐसा होगा भी तो जमीन पे जो लाइफ है वो मौजूद नहीं रह सकती ऐसी सूरत में, कंडीशंस में। कि जो वंस अगेन मैं नहीं समझ सका, लेकिन जो आप कह रही हैं मैं उसको पूरी तरह से तो बिल्कुल मुझे उसका आइडिया नहीं हो सका कि आपने किस बारे में बात की। आ रहा है इसके फैलने के हवाले से ही आप बात कर रही हैं कि ये जब रेड जाइंट बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, और अपने फैलने की वजह से ही ये अपने करीब के जो सितारे हैं और अपना अपना पूरा जो सोलर सिस्टम, जो अपनी फैमिली होती है इनकी, उनको ये खा जाते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। वहां पे फिर लाइफ नहीं रह सकती है ना। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं इन दो सितारों की, कोरोना बॉलस की, तो यहाँ पे ऐसे ही एक सितारा व्हाइट डॉर्फ में तब्दील हो चुका है और दूसरा सितारा रेड जाइंट की कैफियत में है। यानी कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, रेड जाइंट बनने के बाद सूरज भी व्हाइट डॉर्फ में तब्दील हो जाएगा, वो एक छोटा बोना सितारा बन के रह जाएगा। और आपको इंफॉर्मेशन के लिए वैसे बता देता हूँ कि सूरज के अंदर 13 लाख जमीनें समा सकती हैं मदीहा, 13 लाख जमीनें समा सकती हैं एक सूरज के अंदर। हमसे लेकिन संभल रही। जी 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 हमसे एक नहीं संभल रही सही कह रही हैं। लेकिन लेकिन जब ये रेड जायंट बनने के बाद वापस व्हाइट डॉर्फ में तब्दील होता है, तो आपको पता है उसका साइज एक जमीन जितना बाकी रह जाता है, लेकिन उसकी कमियत या उसका मास उतना ही रहता है। यूं समझ लें कि सूरज को आप स्क्वीज करके एक जमीन जितना कर देंगे, तो कितनी ज्यादा कमियत होगी इसका, कितना भारी होगा वो एक सितारा जो जमीन जितना हो लेकिन उसकी कमियत सूरज जितनी हो। ऐसे ही टी कोरोना बॉलेस में वो जो व्हाइट डॉर्फ है वो एक छोटा सितारा है जो कि अपने बड़े सितारे के गिर्द चक्कर भी लगा रहा है। और ये एक चक्कर जैसे जमीन 365 दिनों में मुकम्मल करती है, ऐसे वो 226 दिनों में एक चक्कर को मुकम्मल करते हैं। ये एक चक्कर जो मुकम्मल करने के साथ साथ जो उसकी रोटेशन है वो उनका यूं समझ लें कि एक साल बन जाता है, या हम जिसको साल कहते हैं वो 365 दिनों के ऊपर मुश्तमिल है। वो 226 दिनों में ये एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। इसके अलावा ये नोवा क्यों होगा, सवाल ये है। इस सवाल का जवाब सिर्फ इतना मैं देना चाहूंगा कि देखिए दो दो जो अजसाम हैं इनके दरमियान में ना एक रोश लिमिट होती है, एक रोश लॉब कहते हैं उसको। एक खास लिमिट है जहां पे उनकी ग्रेविटी नल हो जाती है, जहां पे वो एक दूसरे को मुतासर नहीं करते और घूम रहे होते हैं। लेकिन अगर उस लिमिट को क्रॉस कर लिया जाए तो फिर होती हैं तबाहियां, फिर होती हैं धमाके, फिर होती हैं, मतलब क्या बात बताऊं। देखिए इसकी एक मिसाल ऐसे है कि साइंसदान बताते हैं कि सैटर्न जो है ना, सैटर्न हमारा जो प्लैनेट है, ये इसके गिर्द माजी में कभी एक चांद के करीब जिस्म का एक फल्कियाती जिस्म इसके करीब आ गया था। और वो करीब आने की वजह से हुआ ये कि इसकी रोश लिमिट को उसने क्रॉस किया, और वो क्रॉस करने के बाद हुआ ये कि वो चांद उसकी ग्रेविटी को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। और जब वो टुकड़े टुकड़े हो गया तो वो उसके गिर्द घूमने लग गया, और आज हम उसी के टुकड़ों को देखते हैं तो वो सैटर्न के रिंग्स हैं। ये होता है जब आप, वो कहते हैं ना, फासला रखें नहीं तो प्यार हो जाए। तो ये बसों के पीछे भी लिखा, तो ये फासला रखना बहुत जरूरी होता है। तो वो क्रॉस करते हैं तो फिर ये भी होता है। तो अब देख, यही रोशनी लिमिट उधर से क्रॉस हुई जब वो रेड जायंट फैल गया और बड़ा हो गया, तो उस व्हाइट डॉर्फ के करीब आ गया थोड़ा सा। और अब वो इतना बड़ा है कि वो उसको खींच तो पूरा नहीं सकता, बट उसके ऊपर जो मवाद है, जो मटेरियल है, उसको उसने खींचना शुरू कर दिया और अपने गिर्द लपेटना शुरू कर दिया। वो लपेटते लपेटते एक एक्रेशन डिस्क किसी कैफियत हो गई, जैसे कि हम ब्लैक होल के गिर्द देखते हैं व्हाइट कलर की जो चीज नजर आती है उसको एक्रेशन डिस्क कहते हैं। ऐसे ही इसके गिर्द भी वो एक मवाद इकट्ठा होना शुरू हो गया गोल गोल। और उसके बाद फिर
आखिर में होता क्या है कि इतना ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हो चुका होता है कि हाइड्रोजन इतनी इकट्ठी कर लेता है वो कि फ्यूजन रिएक्शन का अमल शुरू होने ही लगता है। वो यूं समझ लीजिए हाइड्रोजन बम जैसे फटता है, ऐसे वहां पे वो एक बम फटता है और उसके बाद वो जितना मवाद उसके गिर्द इकट्ठा होता है वो वापस से फिर फैल जाता है खला में। तो ये इस तरह से वो जो ये वाकया है, जो उसको फटने का, जो उस छोटे से स्टार के फटने से वो करीब का मवाद जो फैल जाता है हवा में और दूर दराज इलाकों में फैल जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो वो उस चीज को कहते हैं नोवा। ये सुपरनोवा की बहुत छोटी सी किस्म है, लेकिन ये छोटी भी बहुत छोटी नहीं है, ये भी बहुत शानदार होती है। आप इसको देखना चाहें तो इस वक्त वो सितारा हमें आम आंख से नहीं नजर आता टी कोरोना बॉलिस में, लेकिन अगर जब ये वाकया हो, अभी उसका मैग्नीट्यूड होता है बुनियादी तौर पे, जितना नंबर ज्यादा बढ़ता जाता है उतना उसकी विजिबिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है। इस वक्त उसका मैग्नीट्यूड है 10, और जब ये नोवा हो जाएगा, जब वो होगा तो फिर हम उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा और वो 2 पे आ जाएगा एक्सपेक्टेडली। तो वो 2 पे जब आएगा तो फिर हमें वो नजर आना शुरू होगा बिल्कुल पोलरिस स्टार की तरह, यानी कि वो नॉर्थ स्टार जिसको हम कहते हैं या डॉग स्टार कहते हैं, उसके जितना वो नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि होगा तो छोटा ही, लेकिन फिर भी वो छोटा है लेकिन काम करेगा बड़े बड़े, तो वो बड़ा सारा काम करके छोटा भी बहुत बड़ा नजर आएगा। यासिर भाई एक सवाल आया हुआ है, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है यासिर भाई आपको? जी अभी तो आ रही है। सही है। अच्छा, ये सवाल आया हुआ है, अर्थ के कोर का टेम्परेचर सन से ज्यादा है तो क्यों है? ऐसा है? अर्थ के किस चीज का? अर्थ के कोर का? कोर कोर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अर्थ की कोर बेसिकली देखें जी, जब बनी थी ये चीजें तो सब एक एक वक्त था, जब आज से 4.5 अरब साल पहले या 5 अरब साल पहले की बात है, जब ये सारी चीजें बनी थी तो ये आग का गोला ही थे और ये बहुत ज्यादा गर्म थी अपनी जब ये फॉर्मेशन इनकी हो रही थी। तो उस वक्त की गर्माइश थी और ऊपर से ये ठंडी होना शुरू होगी। जैसे आप दूध बॉयल कर दें तो जब उसके ऊपर मलाई आ जाती है तो वो ठंडी होती है, उसके बाद नीचे वाला ऊपर बाद में भी गर्म रहता है, लेकिन वो आस्ता आस्ता ठंडा होता है। तो ये कोर जो सी है ये अब तक गर्म है और इसके अंदर आयरन की बहुत सारी मिकदार पाई जाती है और ये गर्म रहने से ही जिंदगी मुमकिन है जमीन के ऊपर जहां पे हम रह रहे हैं। अगर ये ठंडी हो गई तो दुआ करें ना ठंडी हो, अगर ये ठंडी हो गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोर का टेम्परेचर जो है वो सन की जो सरफेस है उससे आप उसको मवाजना कर सकते हैं, बट सन के अंदर जब आप जाते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ओवरऑल सन से आप मवाजना नहीं कर सकते कोर का, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत आपको फीलर आ सकता है, बट वहां तक जाना मुमकिन नहीं है। तो हम शुक्र करें कोर में नहीं रहते, हम ऊपर ही रहते हैं, वरना बड़ा मुश्किल होता। अभी तो हमसे ये वाली गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही आजकल तो फील्स लाइक 50 हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं फिर से वापस आता हूं कि देखें, अगर एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा टी कोरोना बॉललेस के हवाले से, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यही है। तो इसके हवाले से कोई आप सवाल तो नहीं करने वाली थी? अगर मैं आगे कंटिन्यू कर लूं या आप कुछ पूछना चाह रहे? यासिर भाई आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरी तरफ इंटरनेट इशू है, तो आवाज मेरी सही से आ भी नहीं है डिस्कशन में कर। चले, आप लोग अगर कोई सवाल करना चाह भी रहे हैं तो आप जरूर कर लीजिएगा, कमेंट्स में आपका सवाल मौजूद होगा। अगर मैं अभी नहीं देख पाया तो मैं बाद में देखकर या हमारी टीम का कोई मेंबर देख के जरूर जवाब दे देगा। आप सवाल जरूर करें और इसको छोड़िएगा नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों को उम्मीद है इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बुनियादी तौर पे मैं जो बताना चाह रहा था अभी वो ये है कि ये नोवा होगा, जो मैंने आपको बता दिया कि वो क्योंकि अपने इर्द गिर्द इतना एक मटेरियल इकट्ठा कर लेगा कि फ्यूजन का अमल शुरू हो जाएगा और फ्यूजन के अमल के बाद जो सा है वो फिर वो फट जाएगा। तो उसके फटने से जो सा है वो उस चीज को नोवा कहा जाता है। ये तो हो गया नोवा, लेकिन अगर अगर वो उसका मास जो जो व्हाइट डॉर्फ जिस हम स्टार की बात कर रहे हैं, अगर आहिस्ता आहिस्ता ये मटेरियल लेते लेते उसका मास बढ़ गया और वो 1.4 सोलर मास के बराबर, यानी कि सूरज से 1.4 आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि ये इतने मास तक अगर उसका बुनियादी मास पहुंच गया तो फिर वो टाइप 1A सुपरनोवा होगा।
और अगर वो सुपरनोवा होगा तो फिर बहुत 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 ज्यादा चमक होगी, बहुत ज्यादा वाज़ेह नजर आएगा वो। सबसे ज्यादा चमकदार सुपरनोवाज की कैटेगरी में अगर हम जाएं तो सबसे ज्यादा चमकदार टाइप 1 के सुपरनोवाज, उनमें टाइप 1A में ये कंसिडर किया जाता है। सुपरनोवाज की बेसिकली बुनियादी तौर पे अगर हम बात करें, क्योंकि हम सारे फल्कियात सीखने के लिए आए हुए हैं इधर, और हमारी गपशप ये है कि इसमें हम पूछ भी सकते हैं कुछ अगर ना समझ आए तो। मैं बहुत आसान अल्फाज में कोशिश करूंगा समझाने की कि बुनियादी तौर पर दो तरह के सुपरनोवाज होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 के। टाइप 1 वो सुपरनोवाज हैं जो कि हमने बात की अभी, जो कि बाइनरी स्टार्स में होते हैं, उनमें से वो मादा इकट्ठा करते करते फिर सुपरनोवा होता है और बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन होती है उनकी, बहुत ज़्यादा रोशनी बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। दूसरी टाइप वो होती है जो स्टार बहुत ज़्यादा मास वाला हो, जो बहुत बड़ा मास हो, इटसेल्फ उसका बहुत बड़ा मास हो, बाइनरी सिस्टम में ना हो, तो वो जब अपना कोलैप्स करता है तो उससे भी एक सुपरनोवा होता है। और वो सुपरनोवा ऐसा है जिसमें कि पहले वाले की निस्बत कम एनर्जी, कम आपको रोशनी दिखाई देती है, वो कम एनर्जी बाहर फेंकता है, तो वो आपको इतनी नजर नहीं आती है। यहाँ पे एक चीज और भी समझने वाली है मेरी, या मैं आपके तवज्जो से मैं आपको बोलने का मौका कम दे रहा हूँ शायद, आप अगर कुछ बोलना चाहती होंगी तो जरूर बोलिएगा। मैं तो बोल बोल के आदी हो गया हूँ, तो मुझे तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, मैं तो बोलता ही रहूंगा। तो अगर आप कुछ बोलना चाहेंगी तो आप जरूर बता दीजिएगा, बीच में मुझे आपने ऐसे हाथ से इशारा कर देना कि प्लीज थोड़ी सी, ठीक ऐसे करके, ये गुड हो गया। तो फिर मैं चुप कर जाऊंगा, वरना हो सकता है मुझे आवाज ही ना आए आपकी। तो जी हम बात कर रहे थे कि देखें, हर सितारा, हर सितारा सुपरनोवा नहीं होता या नोवा नहीं होता। हर सितारे के लिए जरूरी नहीं है कि वो नोवा भी हो या सुपर। जैसे हमारा सूरज है, ये सुपरनोवा नहीं होगा, ना ही इसका नोवा होने के कोई चांसेस हैं, क्योंकि ये अकेला है। एक तो नोवा तब हो तो कि ये दो सितारे होते हैं और ये वाइट डॉर्फ बन जाता, तो ये किसी और सितारे से अपना मटेरियल लेता और फिर नोवा होता रहता। तो नोवा के ये जो अमल है, ये सॉरी मैं पहले बता नहीं सका, ये अमल रिपीटेड है। ये आज पहली मर्तबा नहीं होना, ये जब हम अभी देखेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है कि सितंबर तक नजर आ जाएगा। वैसे ये क्या आपके पास कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये नोवा जो है हमारा टी कोरोना बॉरलेस वाला, ये सितंबर तक उम्मीद है कि नजर आएगा? देखिए, हम जो बात कर रहे हैं ना सुपरनोवा से मुतालिक, ये इसके ना डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ आप एंगल्स के से इसको देख सकते हैं। नोवा होता है बहुत छोटे पैमाने पे सितारे का फटना, या यूं समझ लीजिए बहुत ही इनिशियल लेवल पे। फिर इसके बाद बारी आती है सुपरनोवा की। सुपरनोवा होते हैं बड़े सितारे इससे ज्यादा, जो जिनका मास ज्यादा होता है। फिर उससे भी ऊपर की कैटेगरी एक आती है जिसमें आप शामिल कर सकते हैं हाइपरनोवा की कैटेगरी जिसको हम कहते हैं। वो होते हैं वो वाले आप जब मौजूद नहीं थी तो मैं बात कर रहा था, नोवा की डिफरेंट इकसाम है, नोवा के मुख्तलिफ सूप है, जहाँ पे सूरज से कमियत में या मास में 30 गुना बड़ा सितारा जिस वक्त हाइपरनोवा, जब वो अपना इख्तिताम को पहुंचता है और जब वो फटता है, जब वो खत्म होता है, जब उसकी मौत वाक़या होती है, तो वो होता है हाइपरनोवा। ये एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाला और बहुत ही बड़ा एक इवेंट होता है। इसमें नॉर्मली होता ये है कि इतने बड़े जब सितारे अपनी आखिरी टाइम को पहुंचते हैं तो इनकी जो कोर है वो कोलैप्स कर जाती है। इस तरह के सितारे जब अपना इख्तिताम को आ जाते हैं तो वो मरने के बाद ब्लैक होल्स में तब्दील भी हो जाते हैं। ये लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा सितारा और बहुत बड़ी बड़ी जिस्म, बहुत बड़ा मास चाहिए होता है, तब जाके ऐसा मुमकिन है। छोटे सितारों में ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे कि हमारा सूरज है, ये तो सुपरनोवा भी नहीं होगा, तो ब्लैक होल बनना तो बड़ा दूर की बात है। तो बुनियादी तौर पे इसने वाइट डॉर्फ बन जाना है और उसके बाद आस्ता आस्ता ये एक लंबा फेज है, इसने चलते जाना है ऐसे ही। बट अगर हमारे सूरज से 8 गुना बड़ा कोई सितारा अपने अख्तिताम को पहुंचे तो वो फिर सुपरनोवा होता है। उसके अंदर इतनी एनर्जी और इतना कुछ मौजूद होता है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर नजर आता है। अगर हम बात करें, बेतल जूस एक सितारा है जिसके जिसके बारे में अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि ये एक ऐसा सितारा जो हमारे बड़ा करीब है और सुपरनोवा होने वाला है, और ये आज या कल सुपरनोवा हो जाएगा और ये हम देखेंगे। तो हमें बड़ी ख्वाहिश होती है, हमारे में अक्सर लोग जो
फल्कियात को थोड़ा बहुत जानते हैं और शौक रखते हैं, उनके लिए बड़ा एक इवेंट होगा कि अगर उनकी ज़िंदगी में ये बेतलजूस को उन्होंने सुपरनोवा होते हुए देख लिया, क्योंकि इसकी चमक इतनी ज्यादा होगी जैसे कि 14वीं का चांद होता है। ये दिन में भी नजर आएगा अगर तो ये सुपरनोवा हो गया तो, और रात में तो खैर इसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा होगी, बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आ सकती होगी। दिन में भी ये चांद की तरह आपको अलग से, मतलब यूं समझिए कि दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी, एक सूरज और एक ये सितारा भी। तो बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि इसकी रोशनी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन ये एक टाइप टू में कंसिडर किया जाता है, ये टाइप वन का सुपरनोवा नहीं होगा, ये टाइप टू का। टाइप टू में नॉर्मली इतनी इतनी ज्यादा रोशनी नहीं छोड़ते सितारे, जब उनका इख्तिताम होता है वो पहली टाइप से कम ही उनकी रोशनी होती है। तो ये टाइप टू में शुमार होगा इवन देन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 600-650 लाइट ईयर्स का फासला है इसका। ये हमें दिन में भी बड़े आराम से नजर आ जाया करेगा। लेकिन बात यह है कि ये कब होगा सुपरनोवा, तो लगे हाथों आपको ये भी बता देते हैं कि मैं उस दिन हम बैठे हुए थे तो डिस्कशन हुई, तो दोस्तों ने कहा कि ये बेटलजूस कब सुपरनोवा होगा, ये हमने देखना है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं भी देखना तो चाहता हूँ, बड़ी ख्वाहिश है हमारी, लेकिन क्या है कि वो उन्होंने कहा ये हम देखेंगे। तो मैंने कहा वो बेटलजूस अगर सुन गया ना, तो वो आपको वापस जवाब देगा कि तुम्हारी 10 नस्लें मर जाएंगी और मैं नहीं फटूंगा, हो सकता है मैंने 1 लाख साल बाद फटना हो। तो 50 साल तुम्हारी उम्र नहीं है और तुम मुझे फटता हुआ देखना चाहते हो। तो बात ये है कि साइंसदान कहते हैं कि कल भी वो सुपरनोवा हो सकता है, और ऐन मुमकिन है वो 1 लाख साल तक उसका टाइम है कि इस 1 लाख साल के अंदर किसी भी वक्त वो सुपरनोवा हो सकता है। तो हम बड़ा पक्का यकीन करके बैठे हैं कि हम अपने 8-10 साल 20 साल जो हमारे बाकी रह गए, इसमें जरूर होना चाहिए ये सुपरनोवा, तो हमें वो मिल जाएगा। तो बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए कि हम बेटलजूस को सुपरनोवा होते हुए देखें। भाई मेरी अभी आई। दोबारा बोलिएगा, अब थोड़ी सी आई थी। हेलो। थोड़ी सी आवाज आई थी। जी जी। अभी आ रही है मेरी आवाज सही? पहले मुझे ये बताया, वरना वरना आज फिर सुपरनोवा होगा। देखें देखें, मैं बता रहा हूँ ये पक्का असूल है, ये आइंस्टाइन बताना भूल गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप फोन पे या वीडियो कॉल में या कभी किसी से पूछते हैं कि मेरी आवाज आ रही है, तो ये आवाज जरूर आती है। लेकिन उसके बाद जब आप काम की बात करते हैं तो उसकी आवाज कभी भी नहीं आती। ये एक असूल है जो मिस हो गया कहीं पे उनसे बताना। बहरहाल चले, हम ये असूल किताबों में लिखवा देंगे। जी जी बिल्कुल जरूरी है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी यासिर भाई, जैसे अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक व्हाइट डिवार्फ और एक रेड जाइंट की, तो दैट्स बात है रेड जाइंट फूटने वाली कह रही हूँ कि जैसे सुपरनोवा होता है, ये रेड जाइंट जो TCRB में है, बाइनरी सिस्टम में है, जी 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 सुपरनोवा होने के बाद ये बाइनरी सिस्टम तो दैट्स बात है एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक एक्सप्लोजन होता है। दैट्स बात है वो व्हाइट डिवार्फ को भी उठा के देख, तो उसके मतलब उसके बाद जो है वो क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं सुपरनोवा होने के बाद? ये बाइनरी सिस्टम एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? और जब ये सुपरनोवा होगा तो क्या हमें ये आसमान पे देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। शुक्र है मुझे पूरी आवाज भी आ गई है। होगा ये कि देखिए, ये एक छोटा सितारा है व्हाइट डॉर्फ जिसको हम कह रहे हैं। अगर सुपरनोवा होना हुआ तो ये होगा, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि ये मादा ले रहा है रेड जाइंट से। ठीक है, रेड जाइंट से ये मादा इकट्ठा करता जा रहा है। एक असूल है कि 1.4 सोलर मास जितना अगर इसका मास बन गया तो फिर ये सुपरनोवा हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट डॉर्फ है, ये पहले ही बहुत ज्यादा डेंस है। तो ये अगर इतना बढ़ गया है, इसके अंदर इतना मादा इकट्ठा हो गया, तो फिर ये सुपरनोवा होगा। और अगर ये सुपरनोवा होगा तो फिर यकीनन ये अपने आसपास मुकम्मल तौर पे तबाही मचा देगा। फिर नहीं किसी चीज के बचने का इम्कान। अगर कोई सैयारा या कोई और चीज वहां पे मौजूद है भी तो फिर नहीं मुमकिन कि वो बच सके, क्योंकि ये टाइप 1A का सुपरनोवा होगा। ये सबसे ज्यादा रोशनी का अखराज इसका ही है, सबसे ज्यादा देखें आपको विजिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं अगर बात करूं कि ये नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा, आज अगर वो जिस सिर्फ नोवा होता है ना, तो इस वक्त मौजूदा सितारे का मैग्नीट्यूड आ रहा है 10। ये कम होने के बाद हो जाएगा 2, जब हम इसको देखेंगे जब ये नोवा होगा।
क्योंकि लास्ट जब ये 1946 में देखा गया था, 80 साल का गैप से ये रिपीट होता है। ये नोवा दोबारा, नोवास जितने भी हैं ये रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ये बाइनरी सोलर से बाइनरी सिस्टम होता है, तो उसमें ये रिपीटेड अमल हो सकता है नोवा का, सुपर नोवा नहीं रिपीट होते। तो ये नोवा रिपीट हो जाएगा इसी स्टार का। 80 साल पहले भी देखा गया था, अब फिर वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने जब ये नोवा हुआ था लास्ट टाइम, तो उससे 10 साल पहले इसकी लाइट अचानक से बढ़ी थी, और 1 साल पहले अचानक से बहुत कम हो गई थी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये 9 पे चली गई थी पहले मैग्नीट्यूड में, फिर एकदम से पिछले साल इसकी जो लाइट थी वो 12.5 समथिंग मैग्नीट्यूड पे चली गई, अब फिर वापस 10 में। तो ये उम्मीद यही की जा रही है कि ये बस अब करीब ही है कि ये नोवा होने वाला है। जब ये होगा तो ये 2 पे आ जाएगा। अब जो जो सुपर नोवाज होते हैं, जब हम अगर हम बात करें जो एक्सपेक्टेड उसकी जो इल्यूमिनेशन है, तो हम बात कर रहे हैं एक आम सुपरनोवा की, जो हमें नजर आए तो अगर करीब हो, जैसे बेतलजूस है, तो इसका जो इसकी जो चमक है वो -15, -12, -13 यहाँ तक जा सकती है। ये -13 का मतलब यह है कि तकरीबन तकरीबन चांद जितना, करीब करीब चांद जितना नजर आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा रोशनी है। ये मतलब अगर किसी को नजर आ गया तो मतलब ये परेशान कर देने के लिए काफी है कि आपको ये कोई नई चीज नजर आ, एक सितारा सिर्फ नया नजर आना शुरू हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, जो लोग थोड़ा सा जरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज है जो हम हर बंदे को नजर आएगी, जिसने नहीं भी ऑब्जर्व करना। तो ये नजर आएगा और वाह 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 नजर आएगा अगर कभी ऐसा हुआ तो। लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि उसका मास के बारे में अभी पता नहीं कि अभी वो किस लेवल पे है और किस किस हिसाब से वो उसका मास इकट्ठा करता जा रहा है, और जब वो नोवा होता है तो वो कितना छोड़ देता है और कितना उसके पास रह जाता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग ही वो बेसिकली तय किया जाएगा। हर सुपरनोवा की अपनी डिफरेंट कंडीशंस हैं, अपने डिफरेंट हिसाब किताब होते हैं कि ये अपने अपने मैग्नीट्यूड का है ना। कोई ऐसे सुपरनोवाज होते हैं जो पूरी की पूरी गैलेक्सी को यूं समझ लीजिए कि उसकी रोशनी को मध्यम कर देते हैं अपने सामने, और वो वाजे तौर पे अलग नजर आते हैं। कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि फेसबुक पे वो चलती भी रही और यूट्यूब पे वो वीडियो आई थी, एक गैलेक्सी के अंदर हुआ था सुपरनोवा, और वो पूरी गैलेक्सी में वाजे तौर पे अलग से नजर आया था कि ये एक कोई अलग से चीज चमक रही है। तो सुपरनोवा इतनी ताकतवर चीज है कि ये ऐसे ही होते हैं। बट ठीक है, इसकी लाइट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा होती है। बट एक किस्म ऐसी भी है सुपरनोवा की जिसके अंदर जो 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 वो ताकत और वो जो तवानाई का इखराज करते हैं वो बहुत ही रेयर है और बहुत ही अ, कम देखने को मिलती है। वो है दो न्यूट्रॉन स्टार्स अगर आपस में टकरा जाए। अगर दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकरा जाएं तो जी भी वो गैमा रे बर्स्ट होता है, और वो बहुत ही खौफनाक होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे करीब कहीं पे भी नहीं हुआ। अगर वो यहाँ से बहुत दूर कहीं पे भी हो जाए तो हमारे लिए काफी होगा। मतलब है कि जिंदगी को खत्म कर देने वाली ऐसी चीज है वो। सबसे ताकतवर और सबसे खौफनाक जो शुआएं हैं उनमें से एक है गैमा रे बर्स्ट। तो ये जिंदगी के खात्मे के लिए ऐसी चीजें होती हैं। तो लेकिन न्यूट्रॉन स्टार ऐसे दो सितारे हैं जिनके टकराने से, या एक न्यूट्रॉन स्टार के ब्लैक होल के साथ टकराने से जो ताकतवर शुआएं खारिज होती हैं उनको गैमा रे बर्स्ट कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे आज का हमारा जो सेशन था वो हमारे इसी कोरोना बॉलेस के हवाले से था, और प्लस मैंने सोचा कि कुछ चीजें ऐसी ऐड कर दी जाएं कि सुपरनोवा से मुतालिक भी बुनियादी इंफॉर्मेशन हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, और जो लोग देख रहे हैं बाहर से, उन सब से शेयर की जाए। तो ये बहुत ज़रूरी था। इस ग्रुप के तवसत से ही असल में ये बहुत सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचा पाते हैं। और ये स्पेस साइंसेस ग्रुप हमारा ग्रुप है। आप इसको फॉलो कीजिए, आप इसको देखते रहा करें, आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। ये बहुत ही बुनियादी लेवल की, बहुत सी आसान अल्फाज में मालूमात फराहम करने का एक प्लेटफॉर्म हमें बहुत ही आसानी से फराहम हो गया है, और बहुत ही इल्मी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये इनकी मेहरबानी है, और इस टीम की मेहरबानी है कि मुझ जैसों को भी इन्होंने साथ शामिल किया हुआ है कि हम भी कुछ बोल लें, वरना हमारी जगह नहीं है इनमें। ये उनकी मेहरबानी है। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, और मदिया आपका स्पेशली, और वहाब सर का, मैम सारा का। ये सारे लोग वो हैं जो वो बहुत ही मेहनत के साथ पाकिस्तान के अंदर एस्ट्रोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं।
मैं अपने बचपन में बहुत सारी चीज़ें इस वजह से नहीं कर सका क्योंकि हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जिनको मैं आसानी से एक्सेस कर सकता। यकीनन मेरे साथ के और भी बहुत सारे लोग ऐसे ही मौजूद हैं यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को दोबारा से ये कहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर इस्तेमाल करें। चलें फिर यही हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने गुफ्तगू की। हमारी जो गुफ्तगू थी आज की, उम्मीद है इससे आप लोगों को कुछ सबक, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई मालूमात सीखने को ज़रूर मिली होंगी। और अल्लाह करेगा कि आप इसको आगे भी पहुंचाएंगे। बुनियादी तौर पर मकसद हमारा यही है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, उन तक इसकी रसाई मुमकिन हो सके कि वो जो उनसे है वो इस चीज़ को समझें, फल्कियात को समझें। फल्कियात एक पूरा इल्म है, इसमें किसी के लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे बचपन में हमारे लिए बहुत सारी कमियां रही हैं और हमने उसको महसूस भी किया अपने बड़े होने के बाद, क्योंकि हमें वो चीज़ें मैसर नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। बहरहाल ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, साथ साथ ही चलता रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा आज। और इंशाल्लाह हम इसको चलाते रहेंगे इसी सिलसिले को। नेक्स्ट इंशाल्लाह मंथ में आप लोगों को दिखाएंगे हम लाइव मून, और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी टेलीस्कोप से आप लोगों को डायरेक्टली मून की ऑब्जर्वेशन करवा सकूं। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मून देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर हम सोलर ऑब्जर्वेशन रखें। जो आप कहेंगे हम उसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरे लोगों से इसको ज़रूर शेयर करेंगे ताकि ये सिलसिला जो हमारे इस ग्रुप के तवसत से चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।